हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मारवा हाउस। तभी अचानक से आर्यन आगे बढ़ता है और अपने एक हाथ से रोहित और दूसरे हाथ से अनीका का हाथ पकड़ लेता है। फिर कहता है, पहले आप दोनों यहाँ बैठ जाइए। ऐसा कहकर वह उन दोनों को बेड के एक कोने पर बैठा देता है। दरअसल आर्यन रोहित और अनीका के आने के बाद से ही उनके चेहरे पर मौजूद बारीक परेशानी की लकीरों को देख पा रहा था। हालांकि दोनों ही पति पत्नी अपनी परेशानी को बच्चों के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। इसके बावजूद आर्यन उस कसमकस को देख सकता था जो उन दोनों के अंदर चल रही थी। उसे यह गुण अपने पिता रोहित से विरासत में मिला था कि वह बारीक से बारीक चीज़ को नोटिस कर सके, खासकर सामने वाले के मनोभावों को पढ़ सके, अब चाहे वह उसके खुद के माता पिता ही क्यों ना हो। फिर आर्यन एक कदम पीछे हटते हुए अपने दोनों भाई बहनों की तरफ देखता है और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है। इसके बाद वह वापस रोहित और अनीका की तरफ मुड़ जाता है। फिर उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, क्या आप हम सभी से कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसा है जो हमें पता होना चाहिए और जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर तीनों की ही आदतें और स्वभाव अलग अलग तरह के थे। इसके बावजूद ट्रिपलेट होने की वजह से वह एक दूसरे की बात को बड़ी ही आसानी से समझ सकते थे। आर्यन के इशारे पर तुरंत रिया और अलेक्जेंडर भी आगे बढ़कर अपने माता पिता के करीब आ जाते हैं। वह दोनों भी समझ जाते हैं कि कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति उनके मॉम डैड के सामने आकर खड़ी हो गई है। अब अलेक्जेंडर कहता है, क्या फिर से हम में से किसी पर अटैक होने वाला है? अगर ऐसा है तो आपको हमारी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हमारी तरफ से आपको किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपने देखा ना, इस बार रिया ने भी इतने दिनों तक अपने फ़ोन, इंटरनेट किसी को भी हाथ तक नहीं लगाया। तभी रिया आगे बढ़कर अनीका के गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहती है, आप दोनों के बिना रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के लिए हम मैनेज कर सकते हैं। बोथ ऑफ यू डोंट वरी। अपने बच्चों की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर रोहित और अनीका एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनके बच्चों को कहाँ पता था कि इस बार मामला कुछ दिनों का नहीं बल्कि सालों का था। अपने बच्चों के बिना रहना खुद रोहित और अनीका के लिए बेहद मुश्किल था। उनके चेहरे की उदासी अब पहले से कहीं ज़्यादा और साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह समझ चुके थे कि अपने बच्चों से कुछ भी छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। उनके बच्चे छोटे ज़रूर थे, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार थे। वैसे भी इस तकलीफ़ से उन पाँचों को एक साथ गुजरना था। अब जब अनीका पलटकर अपने तीनों बच्चों की तरफ देखती है तो उसका दिल पसीज जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके दोनों हाथ एकदम बर्फ़ की तरह ठंडे हो गए हैं। दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं, चेहरा गर्म हो गया है। इस वक्त उसके लिए कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि उसे अपने निर्णय पर अड़िग रहना होगा। अंततः वह बोलना शुरू करती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। पहले तुम तीनों यहाँ हमारे पास आकर बैठो। जस्ट सेफ हॉस्पिटल, मॉरिशस। डॉक्टर रत्नेश सेन अपने कैबिन में पहुँच जाते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो इंस्पेक्टर, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह आपको हमारी याद आ गई? इस वक्त डॉक्टर रत्नेश सेन के कैबिन में इंस्पेक्टर के साथ उसके 4 साथी और भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर अपनी जगह से खड़े होकर डॉक्टर रत्नेश सेन से हाथ मिलाता है और मुस्कुराकर कहता है, अब आपने राज ही इस तरह के छुपाए हुए हैं कि हमारा काम अचानक से बढ़ गया। अब सुबह सुबह आपको याद ना करें तो हमारा काम कैसे पूरा होगा? इंस्पेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर रत्नेश सेन को यह बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि इंस्पेक्टर भी ठीक उसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ आया है। डॉक्टर रत्नेश सेन हंसते हुए अपने एक हाथ से इंस्पेक्टर को बैठने का इशारा करते हैं और खुद अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, चलिए इसी बहाने सही, कम से कम आपके जैसे नामी और ईमानदार इंस्पेक्टर पुनरूपन के कदम हमारे अस्पताल में तो पड़े। फिर एक पल रुककर आगे कहते हैं, और अगर हम राज नहीं रखेंगे तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए काम कहाँ से आएगा? आपका क्या कहना है इस बारे में इंस्पेक्टर पुनरूपन? इंस्पेक्टर पुनरूपन जवाब देते हुए कहता है,
फ़िलहाल मेरा कहना यही है कि आप काफ़ी खुश मिजाज किस्म के डॉक्टर हैं, और दूसरा कहना यह है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके सच होने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। डॉक्टर रत्नेश सेन हंसते हुए कहते हैं, हा 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 हा, बेशक आप काफ़ी तेज हैं और होना भी चाहिए। आखिर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ओहदेदार हैं। बाकी क्या सच है और क्या झूठ, यह तब तय होगा जब आप मुझे बताएंगे कि मामला क्या है। डॉक्टर रत्नेश के ऐसा कहने के बाद इंस्पेक्टर पुनरूपन अपने साथ आए हुए साथी को इशारा करता है। उसका साथी आगे बढ़कर कुछ पेपर डॉक्टर रत्नेश सेन की तरफ बढ़ा देता है। डॉक्टर रत्नेश उन पेपर्स को अपने हाथों में लेकर बारी बारी देखने लगते हैं। जैसे जैसे वह एक एक पेपर को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। सभी पेपर्स को अच्छी तरह देख लेने के बाद डॉक्टर रत्नेश लंबी गहरी सांस लेते हैं और पेपर्स को अपने सामने टेबल पर रख देते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर रूपन की तरफ देखने लगते हैं। उधर मारवा हाउस में ऐसा कहकर अनिका बिस्तर पर घूम कर बैठ जाती है। रोहित भी अपनी जगह से घूम जाता है। तीनों बच्चे उन दोनों के सामने बेड पर आकर बैठ जाते हैं। अनिका बारी बारी तीनों बच्चे के सिर पर हाथ फेरती है और उसके बाद कहना शुरू करती है, तुम तीनों को अपनी आगे की एजुकेशन के लिए हम सभी से दूर जाना होगा। यह सुनते ही तीनों बच्चे सुन पड़ जाते हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता। कुछ ही पलों में रिया सचेत हो जाती है और फिर बोल पड़ती है, पर इसकी क्या ज़रूरत है मोम? कहीं आप मेरी वजह से तो ऐसा फैसला नहीं ले रही हैं? अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। अपने दोनों भाइयों की तरफ हाथ करते हुए रिया आगे कहती है, पूछो इन दोनों से। मैं टाइम पर अपनी स्टडी करती हूँ, फ़ोन और गेम में भी ज़्यादा वक्त नहीं बिताती। रिया की बात सुनकर अनिका का दिल भर आता है और उसे रिया पर बेहद प्यार आता है, लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाकर अनिका जवाब देते हुए कहती है, ज़रूरत है रिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम तीनों को अपनी पहचान भी छुपानी होगी। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद यह बात किसी को भी मालूम नहीं होगी कि तुम तीनों यहाँ से कहीं और जा चुके हो। यह सुनते ही तीनों बच्चों के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। जितनी मजबूती से अनिका ने यह बात रखी थी, उससे यह स्पष्ट हो चुका था कि उनके माता पिता पहले ही यह तय कर चुके हैं कि उन तीनों को यहाँ से जाना होगा। उन्हें भेजने की प्लानिंग पहले ही की जा चुकी है। तीनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। अलेक्जेंडर भावनात्मक स्तर पर काफ़ी मजबूत था। इसके बावजूद भी उसकी आंखें भर आती हैं। आर्यन कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह पाता है कि उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही। उसकी भरी हुई आंखों के साथ साथ उसका गला भी रुंध जाता है। आर्यन और अलेक्जेंडर की ऐसी हालत देखकर रोहित और अनिका यह मान लेते हैं कि यह सुनकर जब आर्यन और अलेक्जेंडर की ऐसी हालत है तो रिया न जाने कैसे रिएक्ट करेगी। अब रिया को संभालना बेहद मुश्किल होने वाला है। वह जैसे ही रिया की तरफ देखते हैं, रिया पूछती है, लेकिन बताइए तो सही कि हमें यह करना क्यों है? यहाँ इंडिया में भी तो अच्छी से अच्छी एजुकेशन ली जा सकती है, लेकिन आपकी बात से ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से भेजने का मकसद हमारे एजुकेशन नहीं है, बल्कि हमें छुपाना है। इसीलिए हमें हमारी पहचान बदलने के लिए कहा गया है ना मोम? अपने बच्चों की समझदारी और बारीक नज़र पर अनिका और रोहित दोनों को ही उन पर गर्व महसूस होता है, लेकिन यह घड़ी गर्व से ज़्यादा दर्द भरी थी। फिर वह रोहित की तरफ देखते हुए कहती है, डैड प्लीज़ मॉम को समझाइए, अभी इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? हम हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाएंगे, लेकिन अभी से ऐसा मत कीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसकी वजह से मॉम को परेशानी हो। जिसके लिए आप दोनों मना करेंगे, मैं उस बात को एक बार में मान जाऊँगी। मैं किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करूँगी। ऐसा करने से मेरे साथ साथ मेरे दोनों भाइयों को भी बिना वजह ही पनिशमेंट मिलेगी। उन दोनों ने तो कभी ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि उन्हें सज़ा मिले। रिया की इस बात पर रोहित सिर्फ खामोश होकर उसकी तरफ देखता रहता है और फिर अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर हाथ रख देता है और फिर वापस नीचे कर लेता है। रोहित के इस तरह के व्यवहार को देखकर रिया नाराज होते हुए रोहित से कहती है, क्या आप भी मॉम की इस बात में शामिल हैं? क्या यह सब इतना ज़रूरी है कि हमें आप दोनों से दूर रहना पड़े? क्या यहाँ पर हमें इतना खतरा है कि हमें आप दोनों से दूर कहीं फॉरेन में जाकर छिपना पड़े? एक पल रुककर वह दोबारा कहना शुरू करती है, डैड आप तो सबसे पावरफुल है ना, तो फिर हमें इस तरह यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं?
क्या आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? क्या आप हम तीनों में से किसी से भी प्यार नहीं करते? रिया का एक एक शब्द रोहित का सीना भेद रहा था। वह कैसे बताता कि शायद कुछ दिनों बाद नई जगह पर जाकर नए दोस्तों के बीच तीनों बच्चे घुल मिल कर रहने लगेंगे और उस माहौल में रहने की उन्हें आदत भी पड़ जाएगी। लेकिन रोहित के लिए उनके बिना रहना कितना मुश्किल होगा। हर पल सालों की तरह निकलेगा। रिया सिर्फ उसकी लाडली नहीं थी, अगर देखा जाए तो रिया में रोहित की जान बसती थी। रिया के सवाल पर रोहित उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है और कहना शुरू करता है, तुम्हारे मॉम डैड को किसी के डर की वजह से अपने बच्चों को खुद से दूर भेजने की ना कोई ज़रूरत है, ना कभी कोई ज़रूरत होगी। दरअसल अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सको, अपनी ताकत को पहचान सको और उसे बढ़ा सको। तुम सभी को हमारे साथ रहने के बावजूद हमेशा सिक्योरिटी के साथ चलना पड़ता है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम तीनों में से किसी को भी यह बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम तीनों अपनी पहचान नहीं छुपाओगे तो तुम्हें इसी तरह सिक्योरिटी में रहकर ही अपने सारे काम करने पड़ेंगे और साथ ही सिक्योरिटी के दायरे में भी रहना होगा। हम चाहते हैं कि तुम इस सिक्योरिटी के दायरे से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी को जी सको, कुछ नया सीख सको, इस दुनिया के कायदों को जान सको, समझ सको। कम से कम कुछ साल तो ऐसा किया ही जा सकता है। इस बार अलेक्जेंडर कहता है, डैडी, क्या सिर्फ यही वजह है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि बात सिर्फ इतनी ही है। अलेक्जेंडर के सवाल पर रोहित खामोश रह जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि इस बात का आगे क्या जवाब दे।